हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विटनेस के बारे में। सबसे पहले मैं विटनेस के बारे में आपको बताती हूँ। विटनेस होते कौन है? विटनेस वो पर्सन होते हैं जो गवाह देते हैं किसके साइड से, चाहे वो एक्यूज के साइड से हो चाहे वो विक्टिम के साइड से हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग। इसके अंदर टोटल सेक्शन 118 से लेके 134 तक है, तो हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ अपनी बेयर एक्ट्स भी अपने साथ रखिए और पेन या पेंसिल को अपने साथ रखिए और निशान लगाते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 118 को। इसमें बता रखा है हु मे टेस्टिफाई, किसको हम एक विटनेस बोल सकते हैं, किसको हम टेस्टिफाई कर सकते हैं, किसकी बात को हम ये बात बोल सकते हैं कि हाँ इसने रैशनल आंसर किया है। तो सबसे पहले ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, सभी पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है एज अ विटनेस के लिए, अनलेस ये इंपॉर्टेंट, अनलेस जब तक द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, जब तक हम उस पर्सन को ये नहीं, मतलब ये प्रूफ ना कर दे कोर्ट ना बोले कि आप इससे ना पूछे क्योंकि ये जो है वो रैशनल आंसर देने के लिए कैपेबल नहीं है, उसको हम नहीं मानेंगे विटनेस। पुट देम फॉर गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन बाय टेंडर ईयर, चाहे उसके एज के अकॉर्डिंग या एक्सट्रीम ओल्ड एज डिजीज, वेदर बाय बॉडी और माइंड और एनी अदर कोज ऑफ द सेम काइंड। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि हम सभी पर्सन को एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस मानेंगे अनलेस जब तक हम कोर्ट ये प्रूफ ना कर दिया, कोर्ट उस पर्सन को रोके ना कि उस विटनेस बनने के लिए। जैसे कि मान लो एक ओल्ड वुमेन है, अगर हम उससे कोई आंसर पूछ रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हम उसकी रैशनल, उसके जो आंसर है उसको हम रैशनल आंसर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। किसी एक बच्चे ने अगर रैशनल आंसर दे दिया, हम उसकी बात को भी एज अ विटनेस रख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर रैशनल आंसर वो कोई दे उसको ही मान सकते हैं। इसका एक ना एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि आप एक लुनेटिक पर्सन को इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बोलोगे जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि इसकी जो लुनेसी है और इस लुनेसी के कारण ये रैशनल आंसर नहीं दे रहा है। तो कोई भी एक विटनेस बन सकता है अगर वो रैशनल आंसर किसी भी क्वेश्चन का दे रहा है। जैसे कि एक बच्चे से कैसे पूछ सकते हैं, एक बच्चा है स्कूल का, अगर हम उससे ये पूछे कि तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तो वो अपने स्कूल का नाम सही बता रहा है, अपने पिताजी का नाम सही बता रहा है, अपना एड्रेस सही बता रहा है, वो कॉपी को कॉपी बोल रहा है, घर को घर बोल रहा है। बट अगर एक बहुत छोटा बच्चा, उसको ये नहीं पता, वो स्कूल नहीं जाता, उसको ये नहीं पता कि हाँ किसको हम घर बोलते हैं किसको स्कूल बोलते हैं, तो उसके विटनेस को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक ओल्ड एज वुमेन है, उसको मतलब जैसे कि उस टाइम उस चीज को पता थी, बट जब हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारा एड्रेस क्या है या कोई क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है पर वो सही से आंसर्स नहीं दे पा रही है, तो उसको हम विटनेस नहीं मानेंगे। तो हम किसी की भी एज से, किसी के ओल्ड से या किसी को कोई बीमारी है, इससे हम किसी को इनकॉम्पिटेंट नहीं कर सकते या इनको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। अगर वो पर्सन जो रैशनल आंसर देने के लिए दे रहा है उसको हम विटनेस बोलेंगे। इसके अंदर इतने बता रखा है। और इसके अंदर इसका जो सेक्शन 119 है वो बता रखा है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। अगर एक पर्सन अनेबल है कम्युनिकेट करने में वर्बली, वो नहीं बोल पा रहा है, तो वो रिटर्न के अंदर उस बात को बताए। इसके अंदर पढ़ते हैं, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, बोलने के लिए वो सक्षम नहीं है, मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर, वो किसी और भी मैनर के अंदर अपना एविडेंस दे सकता है, इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल और बाय राइटिंग और बाय साइन, वो लिख कर या साइन के तौर पर भी या कोई और इशारों के करके भी अपना एविडेंस दे सकता है। बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन, जो वो राइटिंग देगा वो रिटर्न में होना चाहिए, वो रिटर्न में ही होगा। एंड द साइन मेड इन ओपन कोर्ट, और जो साइन वो कर रहा है, जैसे कि मान लो वो बोल नहीं पाता, उसको कुछ नहीं पता, वो इशारों में कर रहा है और जो सामने वाला पर्सन है वो एक डिक्टेटर के तौर पर है, वो उसकी बातों को नोट कर रहा है, तो जो पर्सन है उसको ये बातें सुनाई जाएगी कि आपने जो बात बोली है वो यही बात क्या आपने बोली है। तो वो पर्सन ओपन कोर्ट के सामने उस पर साइन करेगा कि हाँ मैंने जो विटनेस या जो मैंने बात बोली है वो यही बात है और इस पर मैं साइन करता हूँ। तो ये होगा एविडेंस ऑफ गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल और एविडेंस, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। इसका एक प्रोवाइजो दे रखा है कि अगर वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अनेबल है, तो द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंट ऑफ एन इंटरप्रिटेटर और अ स्पेशल एजुकेटर, तो उसके बिहाफ पर कोई एक स्पेशल एजुकेटर या असिस्टेंट या इंटरप्रिटेटर को अपॉइंट किया जाएगा इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ, और इन रिकॉर्डिंग को वीडियोग्राफ के ऊपर होगा। जैसे कि एक पर्सन है वो बोल नहीं पाता है, तो उसके बिहाफ पर एक इंटरप्रेटर बुलाया जाएगा, या आप बोल सकते हो स्पेशल एजुकेटर को बुलाया जाएगा जो उसकी बातों को समझे कि वो क्या इशारों में बोल रहा है या क्या बोल रहा है,
और वो एक वीडियोग्राफ के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और वही बात है, वो इंटरप्रिटेट कर रहा है तो उस बातों को लिखा, वो रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में होगा और वो पर्सन को दोबारा हम सुनाएंगे तो वो पर्सन उस चीज पर साइन करे कि हाँ मैंने जो बात बोली वो यही बात बोली है। इस पे ना एक केस आया था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह का केस था, जिसमें ये था कि व्हेन अ डीफ एंड डम पर्सन एग्जाम, जैसे कि इसमें केस का फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। जिसके हस्बैंड है वो किसी का आई थिंक वो मर्डर कर देता है और जो उसकी वाइफ होती है वो डीफ और डम होती है। तो जब उसको कोर्ट में बुलाया जाता है कि क्या उस विटनेस के तौर पे, तो वो कहती है कि मैं डीफ, मतलब वो डीफ और डम होती है तो वो कहती है कि मेरे बिहाफ पर मेरे जो पिताजी मतलब जो फादर इन लॉ उसके होंगे वो एज अ विटनेस, मतलब वो गवाही देंगे, वो इंटरप्रिटेट करेंगे उस बात को। तो जब उनको अपॉइंट किया गया, जब वो आए कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। उस कोर्ट ने ये बात बोला कि अगर, क्योंकि ऑब्वियसली वो फादर इन लॉ है, वो अपने बेटे को तो बचाने के लिए कुछ भी बात बोल सकता है, अगर उनकी बहू कुछ भी बोल रही है तो इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो इंटरप्रिटेटर या हमारे सोशल एजुकेटर्स होते हैं वो हमारे बाहर के ही होते हैं, मोस्ट ऑफ फैमिली को इंक्लूड नहीं किया जाता है उसके अंदर। सेक्शन 120 में बोल रखा है, पार्टी टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। इसमें दोनों, अगर चाहे वो सिविल सूट हो चाहे वो क्रिमिनल सूट हो, इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग द पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ और एनी पार्टी टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेसेस इन क्रिमिनल proceeding against any person, the husband or wife of such person respectively shall be competent witness। एक हस्बैंड और एक वाइफ है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट एक दूसरे के, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। बट उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बातें हुई होती है उसको हम एक विटनेस एडमिट नहीं, उसकी जो बातें होती है वो एविडेंस एडमिट नहीं किया जाता है कोर्ट के अंदर। वो हमारा सेक्शन 122 के अंदर बता रखा है। तो 122 के अंदर भी हम पढ़ेंगे तो उसको हम समझते हैं डिटेल में। तो और 121 क्या है, 121 एक प्रिविलेजेस देता है। प्रिविलेजेस किसको देता है, जज एंड मजिस्ट्रेट को। इसमें क्या है, नो जज, इसमें सबसे पहले ये बात मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जज और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो एक विटनेस बने। अगर उनका, जैसे कि उस पर्सन का जो केस है वो उसमें चल रहा है, उनको कुछ बातें पता है, तो वो हाई कोर्ट में, जैसे कि मान लो ए और बी का केस चल रहा है एक कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एंड मजिस्ट्रेट को तो पता ही है कि ये चीज क्या है क्या नहीं है। तो जज और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर एज अ विटनेस के तौर पे उनको बात बताएं। एक्सेप्ट, इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर हाई कोर्ट जो है उनका ऑर्डर आता है तो इनको वो चीज करनी पड़ेगी, बट ये कंपेल नहीं है। तो नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट, स्पेशल ऑर्डर आना चाहिए किसी कोर्ट से, विच ही इज सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट हो, मतलब जो उनके ऊपर ऑर्डिनेट करे। बी कंपेल टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज आउन कंडक्ट इन कोर्ट, जो उनके कोर्ट में चला हो वो जब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर ना आए। एज सच जज और मजिस्ट्रेट एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट, और जो उनकी नॉलेज में हो खुद, एज सच जज और मजिस्ट्रेट, बट ही मे बी examined as to other matter which occurred in his presence whilst he was so acting, not competent to make as witness। इसके अंदर कुछ इलिस्ट्रेशन है वो पढ़ते हैं, सी वाला पढ़ते हैं। ए इज एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर whilst on his trial before B, a session judge, B may be examined as to what occurred। तो B को ये बात पता है तो B को एग्जामिन किया जा सकता है, बट अगर ऑर्डर है हाई कोर्ट का या किसी और सुपीरियर कोर्ट का। तो 122 के अंदर क्या है, वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के टाइम पर, जो मैरिज जिसके हस्बैंड और वाइफ है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम एविडेंस के तौर पे नहीं मानेंगे। तो पढ़ते हैं अपन, नो पर्सन हु is or has been married shall be compelled to disclose any communication। उस पर्सन को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा जो हस्बैंड और वाइफ हैं। made to him during married by any person to whom he is or has been married, जिसने शादी की हो तो हम आप उसकी जो बीच की कम्युनिकेशन है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बताएं, और उनको एडमिट भी नहीं किया जाता है। nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consent
except in suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। जैसे कि मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही कोई लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो वो बातें बोलेगी, अगर वाइफ जो बोलेगी या जो हस्बैंड बात बोलेगा उसको हम विटनेस के तौर पे नहीं, एविडेंस के तौर पे नहीं मानेंगे, उसको एविडेंस के तौर पे मानेंगे, क्योंकि एक दूसरे के वो अगेंस्ट में वो उन लोगों ने केस कर रखा है। तो इस चीज को हम मान सकते हैं, बट हम किस चीज के अंदर नहीं मान सकते वो मैंने आपको बता दिया सेक्शन 120 के अंदर। तो सेक्शन 120 तक हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। अगर आगे की जो वीडियोस है मैं वो 122 से लेके 134 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने एक वीडियो में बनाया तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।